अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाओ। मैं भी ठीक। अच्छा तो यहाँ पर तो किधर गया, रिकॉर्ड डेटा टाइप की तरह। रिकॉर्ड डेटा टाइप की थ्योरेटिकल पार्ट तो जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके जो है पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस के बारे में जो है आपको, अगर आप पास्ट पेपर्स में जो मैंने वर्कशीट बनाई हुई है आप देखोगे तो उसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, बिकॉज आज तक ये सिर्फ 7 क्वेश्चंस इसके ऊपर आ चुके हैं, वो भी कम्प्लीटली इससे रिलेटेड नहीं होते। उसमें भी सिर्फ एक आधा पार्ट ही इससे रिलेटेड होता है, बाकी दूसरा जो पार्ट होता है वो किसी और टॉपिक का होता है। तो लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक आपके पेपर 3 और पेपर 4 में बहुत ज्यादा आता है। सेकेंडली यू नेवर नो, क्योंकि इतने टाइम से नहीं आ रहा, थोड़ा आया तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो इक्वल चांसेस बात का। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है जब हम कर लेंगे तो उसके बाद आपकी सारे जो टफ क्वेश्चन थे वो से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है बाय द वे, मई जून 22 का पेपर 2 3। प्रोग्राम विल स्टोर अटेंडेंस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर आपके कुछ के आगे ना, क्वेश्चन नंबर के आगे वो उसका ईयर नहीं लिखा होता, उसकी क्या वजह है। बेसिकली जो उससे प्रीवियस क्वेश्चन होता है ना, वो सेम पेपर में से मैंने अक्सर उठाया हुआ होता है। अगर आप एरेज के क्वेश्चन में खासतौर पे देखोगे आपको मिलेगा नहीं सब वो ईयर नंबर लिखा हुआ, क्योंकि प्रीवियस वाला भी उसी से उठाया हुआ होता है। तो वो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर नहीं मेंशन, वो अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन के पेपर में से ही पिक किया था, इसलिए मैंने दोबारा वहां पे रिपीट नहीं किया हुआ उसे। खैर, रिकॉर्डेड टाइप्स में कहते हैं कि प्रोग्राम विल स्टोर अटेंडेंस डेटा अबाउट ईच एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। द डेटा विल बी हेल्ड इन अ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ टाइप एम्प्लॉय। द फील्ड दैट विल बी नीडेड आर एज शोन। यानी कि जो तमाम उसकी फील्ड्स हैं वो इधर टेबल में शो की हुई हैं। याद रखिए, इन कमेंट्स के थ्रू और इन टिपिकल वैल्यूज के थ्रू आप डेटा टाइप्स और उनकी रेंजेस आइडेंटिफाई करते हो। दो चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं, एक तो ये है कि उस वैल्यू की रेंजेस, दूसरा उनकी डेटा टाइप्स, और तीसरा ये कि उसके अंदर इनवैलिड टाइप क्या होगी, कि उसके अंदर कोई इनवैलिड डाटा क्या पॉसिबल हो सकता है। और चौथी चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है वो आपका ब्लैंक डाटा होता है, कि अगर उस जगह पे कुछ नहीं स्टोर करना, बिकॉज यू कैन नॉट कीप रिकॉर्ड टाइप विदाउट पुटिंग एनीथिंग। उसको इनिशियलाइज जब आप क्योंकि सूडो कोड में तो नहीं होता, लेकिन जब आप इसे पाइथन में करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर आपको हर एक जो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है आपका, उसको एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, विच डिनोट्स अ ब्लैंक रिकॉर्ड। तो ब्लैंक रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या चीजें करोगे, तो ये चार चीजें जो हैं आपने टिपिकल वैल्यू और कमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करनी होती हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वो कहता है कि यहाँ पे रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके दिखाएं इसका। तो यहाँ पे रिकॉर्ड स्ट्रक्चर आपके पास एम्प्लॉय आपने यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टाइप एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे तमाम आपकी फील्ड्स को, डिक्लेयर एम्प्लॉय नंबर। ये हमारे पास आ गया इंटीजर। इंटीजर मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, टिपिकल वैल्यू सारे नंबर्स हैं और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब ये बात जो है गौर करने वाली है कि पहले एक उसने एक रेंज बताई है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो एनी डाटा जो कि 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा वो एक इनवैलिड डाटा कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं दूसरी डाटा आपके पास कौन सी आ रही है, डिक्लेयर नेम, नेम और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर फॉर्मेट उसने बताया हुआ है लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम। तो कॉमा होना बीच में लाजमी इधर नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि दो नाम होंगे उस बंदे के जिसका भी है, और उसका फॉर्मेट ये कि कॉमा बीच में होना लाजमी है। तीसरी डाटा टाइप जो है इधर डिपार्टमेंट है, विच इज अगेन स्ट्रिंग। डिक्लेयर डिपार्टमेंट स्ट्रिंग। उसके बाद आपके पास इसके अंदर से बताया हुआ है कि जिसमें लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। उसके बाद डिक्लेयर करना बॉर्न विच इज अ डेट। डिक्लेयर बॉर्न डेट। अगर आप डेट को देखें तो ये आपकी एक रेंज बता रही है कि 4 फरवरी 1957 से पुराना एम्प्लॉय नहीं हो सकता। पुराने समय में उससे ज्यादा बूढ़ा आपका एम्प्लॉय नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल उनकी रिटायरमेंट लिमिट है उसकी या कुछ भी है, तो इससे ज्यादा एज का बंदा नहीं होगा। बाकी इसका फॉर्मेट ये है जिससे हमें एक अंदाजा हो रहा है कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, डेट डाटा टाइप होगी यहाँ पर। और उसके बाद इधर हम डिक्लेयर कर लेंगे अपने पास
अटेंडेंस विच इज एंड डेसिमल वैल्यू है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट तो एक परसेंटेज कर रही है। परसेंटेज रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि रियल अटेंडेंस आपकी नंबर। 100% ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो ये है तो रियल। और इसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी, 100 से ऊपर किसी की अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है एज अ परसेंटेज। डिक्लेयर अटेंडेंस रियल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड टाइप। इसी का मार्किंग स्कीम पे देख लें तो इधर गया, यहाँ देख सकते हो कि इसको यहाँ पे डिक्लेयर सीधा किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि a 1D array staff contains 500 elements that will be used to store data, store the employee records. Write pseudocode to declare staff array. तो इधर आपने array declaration लिखनी है, declare staff, staff के array 1 to 500 of वो डेटा टाइप जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सके। उसके बाद कहते हैं देयर आर मेनी मोर रिकॉर्ड्स इन द एरे देन देयर आर एम्प्लॉयज इन द कंपनी। इन दिस केस सम रिकॉर्ड्स ऑफ द एरे विल बी अनयूज्ड। यानी कि जो एरे की कैपेसिटी है वो 500 की है लेकिन इससे ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है कंपनी के अंदर, तो उसकी वजह से कुछ आपके रिकॉर्ड्स अनयूज्ड होंगे। स्टेट व्हाट इज गुड प्रैक्टिस टू हैव अ स्टैंडर्ड वे ऑफ इंडिकेटिंग अनयूज्ड एरे एलिमेंट्स। यहाँ पर उसने थोड़ा सा आपको पूछे कि यहाँ पर अगर आप अनयूज्ड एरे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे तो उससे क्या फायदा ये होगा कि जब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं लाइक सर्चिंग के अंदर, तो उसकी वजह से जो है कि कहते हैं अनएक्सपेक्टेड डेटा इग्नोर हो जाता है आपका। कि यहाँ पर ये आएगा कि सो ड्यूरिंग सर्चिंग या फिर आप कह लो प्रोसेसिंग अनएक्सपेक्टेड डेटा इज इग्नोर्ड। क्योंकि अगर आपने नहीं मेंशन किया होगा कि ये स्लॉट ब्लैंक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च कर रहे हो ऐसे एम्प्लॉय की कि जिसकी अटेंडेंस 50% से कम हो, तो जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा उसकी अटेंडेंस जीरो लगी हुई होगी, नजर आ रही होगी, क्योंकि कोई रियल वैल्यू है। तो वहां पर क्या होगा कि फिर वो आपको नजर आ रहा होगा कि वो भी उसका जो ब्लैंक रिकॉर्ड है वो भी पीछे लिस्ट के अंदर लग जाएगा, तो वो लिस्ट आपकी खराब हो जाएगी। तो उसके अंदर इंडिकेट करना जरूरी है कि ये एम्प्लॉय का डाटा यूज ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि किस तरह से स्टेट वन वे ऑफ इंडिकेटिंग एन अनयूज्ड रिकॉर्ड इन द एरे स्टाफ, कि इसमें आपने कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई भी आपका एरे जो है स्टाफ एरे में वो रिकॉर्ड अनयूज्ड है। उसके 2 से 3 तरीके हैं। इससे यहाँ पे बताया था कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एम्प्लॉय नंबर की अगर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पर जो है कहते हैं आपको पता चलेगा कि ये वैलिड एम्प्लॉय है। अगर इसकी एम्प्लॉय नंबर हम नेगेटिव वैल्यू रख दें तो हम उसे आराम से बता सकते हैं कि भाई किसी भी एम्प्लॉय की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे एक और चीज ये भी कर सकते हैं कि हम उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत पुरानी डाल दें। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1950 4th ऑफ मार्च सॉरी 4th ऑफ फरवरी 1957 से पहले की डाल दें, तो हम उसे भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि भाई इस एम्प्लॉय को इग्नोर कर देना, सिंपली अब ये एम्प्लॉय कंपनी का ऐसा ही नहीं रहा। या तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो है कहते हैं अटेंडेंस की वैल्यू नेगेटिव रख दें, तो ऑटोमेटिकली हम उसे इग्नोर कर पाएंगे कि भाई ये वाले एम्प्लॉय की ये अटेंडेंस आपने इग्नोर कर देनी है। तो 3 तरीके मैं सबसे बेसिक आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे बेसिक तरीका ये है कि सेट एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट टू -1, क्योंकि -1 इस जो हमें उससे पता चल रहा है कि ये एक इनवैलिड डेटा है। हमने इसमें से 4 चीजें निकालनी होती है, एक रेंजेस, उसकी डेटा टाइप, इनवैलिड डेटा और ब्लैंक डेटा। कि ब्लैंक डेटा किस तरह से आइडेंटिफाई होगा, इनवैलिड डेटा कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसकी डेटा टाइप क्या है और वो किस रेंज के अंदर वो वैल्यू बैठ रही है। ये चारों की चारों चीजें आपको इन टेबल्स और जो क्वेश्चन में गिवन चीजें होती हैं ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि आगे आपको काम भी इसी में से दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर इसे बताया हुआ है प्रोसीजर एब्सेंटीज will output the employee number and the name of all the employees who have an attendance value of 90 or less। जिनकी अटेंडेंस जो है 90 से कम है उनका हमने क्या आउटपुट कराना है, यहाँ पर हमने एक उनका एम्प्लॉय नंबर आउटपुट कराना है, दूसरा हमने उसका नेम आउटपुट कराना है।
जिनकी की अटेंडेंस वैल्यू 90 से कम होगी। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे प्रोसीजर लिखना है। तो क्या चाहिए, एज्यूम द स्टाफ एरे इज ग्लोबल, यानी कि हमें उसकी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऊपर पहले से डिक्लेयर कर ली हुई है। तो उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीजर एब्सेंटीज। याद रखें क्योंकि उससे कोई चीज ये बताई भी कि ये पैरामीटर में क्या ले रहा है, तो हम खुद से पैरामीटर नहीं डालते। जब तक कुछ बताया ना हो कि ये चीज पैरामीटर है, तब तक आपने खुद से कोई पैरामीटर बीच में ऐड नहीं करना। उसके बाद हमने क्या देखा है कि ये जो डेटा स्टोर है आपका, एक 1D अरे में स्टोर है। तो 1D अरे में करने के लिए सर्चिंग आपने करनी है। तो 1D अरे में जब आप सर्च कर रहे होते हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो एरे की इंडेक्स। तो इधर डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर। अच्छा, याद रहे कि अक्सर अ, सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि क्या 2D अरेज में आपको रिकॉर्ड डेटा टाइप्स की क्वेश्चन आ सकता है? तो नहीं आता। एक जनरल केस के अंदर ये सवाल 2D अरेज और रिकॉर्डेड टाइप्स एक साथ नहीं आता। उसकी वजह ये है कि रिकॉर्ड डेटा टाइप इस्तेमाल करने की वजह, लाइक पर्पस ही ये था कि 2D अरेज की तरफ ना जाना पड़े। क्योंकि 2D अरे में क्या था कि हम जिस तरह से वो, मैंने आपको दिखाया था कि जिस तरह से वो आईडी लिखी थी स्टूडेंट की और साथ उसके मार्क्स थे, और वो एक 2D अरे में इस तरह से स्टोर था। उसके दो हिस्से किए हुए थे, तो वो एक अरे इंडेक्स है, आगे से दो हिस्से किए हुए थे कॉलम के डिवाइड करना। तो वही चीज आपकी रिकॉर्ड डेटा टाइप कर रही होती है बेसिकली, कि वो एक सिंगल एरे इंडेक्स के पोर्शंस बना लेती है, और उन पोर्शंस को एक्सेस करना कंपैरेटिवली टू अ 2D एरे आसान होता है। उसके एल्गोरिथम्स लिखना आसान होता है, जिस वजह से हम रिकॉर्डेड एरे की तरफ गए थे। तो कभी भी 2D एरे के साथ जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकॉर्डेड टाइप नहीं आती। उसके बाद यहाँ पर आपने जब इंडेक्स डिक्लेयर कर ली, तो इंडेक्स के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है, जिसपे कंडीशन क्या होगी, जिनकी की वैल्यू कम है, लेस देन 90 जिनकी अटेंडेंस वैल्यू है। तो यहाँ पर एक लूप लगाया जाएगा फॉर इंडेक्स 1 to 500। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो डायरेक्टली यहाँ पर सर्चिंग करना शुरू कर देता है। सबसे पहली तरह एक सर्च कंडीशन और भी है, क्या हमने सिर्फ वैलिड रिकॉर्ड्स को सर्च करना है, क्योंकि इधर बताया गया था कि अनयूज्ड को हमने इग्नोर करना है। हमने खुद बताया है कि अनयूज्ड को इग्नोर करना है सर्चिंग के दौरान। तो जब अनयूज्ड को इग्नोर करने के बाद हमने किए, तो फिर हमने करके भी दिखाना है वो, वरना आप इस बात पे मार्क लूज करोगे अपना एक। तो इधर आएगा जी। सर जी यहाँ पे फॉर आएगा या इफ आएगा? पहले फॉर लूप लगेगा ना, क्योंकि पूरी अरे सर्च करनी है। तो पहले तो आप पूरी अरे के लिए फॉर लूप लगाते हो, उसके अंदर इफ लगता है। सही सही। आप मेरे ख्याल से नोट्स नहीं रिवाइज करते आफ्टर क्लास। अगर आप नोट्स में देखो तो पहले तो आप पूरी अरे के ऊपर लगाते हो ना इंडेक्स की वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पे लगेगा। पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ स्टाफ इंडेक्स डॉट एम्प्लॉय नंबर इज नॉट इक्वल टू -1, देन इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने बात की थी कि -1 सेट किया होगा खाली एम्प्लॉय रिकॉर्ड के लिए। तो जब वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है। देन आपने क्या करना है यहाँ पर, आप अब सर्च कंडीशन दूसरी लगाओगे जो कि एक्चुअल सर्चिंग है, कि इफ स्टाफ इंडेक्स डॉट उसकी अटेंडेंस इज लेस देन 90.00, यानी कि अगर उसकी अटेंडेंस जो है लेस देन दिस वैल्यू है, इसे क्या बताया हुआ है, अच्छा 90 और लेस, 90 और लेस। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, इससे कम है, देन आप क्या करोगे कि इसकी दो चीजें आपने आउटपुट करानी है। एक आपने आउटपुट कराना है इसका एम्प्लॉय नंबर, और एक आप इसका नाम नेम आउटपुट कराना है। अगर ये बात आती है, तो इधर आप लगाओगे आउटपुट स्टाफ इंडेक्स डॉट नेम आउटपुट स्टाफ इंडेक्स डॉट एम्प्लॉय नंबर। ये दोनों आउटपुट कराने के बाद ये वाला एंड आ जाएगा, इस वाले इसकी जगह आपका एंड लग जाएगा दूसरा।
फॉर की जगह आ जाएगा आपका नेक्स्ट इंडेक्स, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर अपना प्रोसीजर एंड कर दोगे। इसकी मार्किंग स्कीम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। हमने प्रोसीजर हेडिंग एंड एंडिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ लूप काउंटर, लूप थ्रू 500 एलिमेंट्स, ये वो बात थी जो आप पूछ रहे थे कि आपके 500 एलिमेंट्स के अंदर लूप करना है। अटेम्प्ट टू स्किप अनयूज्ड एलिमेंट, test staff index dot attendance is less than equal to 90 in a loop, if so output employee number and name field in a loop। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने माफ कर दिए ये बात, क्योंकि उसने बेसिकली 5 कंटेंट पॉइंट्स दिए हैं जबकि देने मार्क्स टोटल 4 थे। तो इस केस में जो है वो आपको, अगर आप स्किप नहीं भी किया तो वो आपको इसमें माफ करे, लेकिन ये उमूमन स्किप करना जो है कि कहते हैं इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको अगर बताया गया है कि ये अनयूज्ड एलिमेंट को स्किप करना है तो फिर आपको वो करना होगा। किसी का कोई सवाल इसके अंदर? ये सबको क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ऊपर आएगा, इस पे कहते हैं प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड टू। अच्छा, अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि जरा लंबे क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर आते हैं। इस लंबे क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट ए गेम फॉर अप टू 6 प्लेयर्स। 6 प्लेयर्स की वो यहाँ पर आपको एक गेम बनाकर दे रहा है, और ये आपकी इम्प्लीमेंट किस तरह से होगी? ड्यूरिंग द गेम ईच प्लेयर असेंबल्स अ टीम ऑफ करेक्टर्स, यानी कि हर प्लेयर जो है वो अपनी एक टीम ऑफ करेक्टर्स बनाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द गेम देयर आर 45 करेक्टर्स अवेलेबल। हर जो प्लेयर है वो उसके पास 45 करेक्टर्स अवेलेबल हैं। ईच करेक्टर हैज 4 एट्रीब्यूट्स एज फॉलोज। ईच प्लेयर के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी करेक्टर के, जो कि आपको खेलने के लिए अवेलेबल है। प्लेयर, रोल, नेम और उसका लेवल। एक सेकंड, तो जो प्लेयर है उसके, सॉरी करेक्टर है उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। करेक्टर जो आपके लाइक गेम के अंदर चूज करोगे उसके 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। सबसे पहला उसका एट्रीब्यूट हमारे पास है प्लेयर। द प्लेयर द करेक्टर इज असाइंड टू 0 1 2 0 3, कोई भी उसका एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। लेकिन याद रखें 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं गेम को। उसके बाद रोल, रोल ऑफ द करेक्टर, बिल्डर, टीचर, डॉक्टर। द जॉब दैट द करेक्टर विल परफॉर्म इन द गेम, कि वो कौन से जॉब आपकी परफॉर्म कर रहा है। नेम, उसका बिल है, ली, फारा, मो। द नेम ऑफ द करेक्टर, सेवरल करेक्टर्स may perform same role but they will each have a unique name। जो नेम ऑफ द करेक्टर है वो यूनिक होगा, लाइक बिल नाम का कोई और करेक्टर नहीं होगा, लेकिन बिल और ली दोनों डॉक्टर हो सकते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन दोनों के नाम डिफरेंट होंगे। एंड उसके बाद उसका लेवल है, द स्केल लेवल ऑफ द करेक्टर एंड इंटीजर रेंज फ्रॉम 0 टू 100 इंक्लूसिव। उसका स्केल लेवल 0 से लेकर 100 तक इंक्लूसिव एक इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद कहते हैं प्रोग्रामर हैज डिफाइंड द रिकॉर्ड डेटा टाइप टू डिफाइन ईच करेक्टर। द रिकॉर्ड टाइप डिफिनेशन इज शोन इन सूडोकोड एज फॉलोज। उसने यहाँ पर डिक्लेयर करके डेटा टाइप हमें खुद ही बता दी कि उसकी डेटा टाइप क्या होगी। अब वो कहते हैं द प्लेयर फील्ड इंडिकेट्स द प्लेयर टू विच द करेक्टर इज असाइंड 1 to 6, यानी कि कौन से वाले प्लेयर को दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम लोग वो गेम खेल रहे हो तो मैं प्लेयर नंबर 1 हूँ, मुझे कौन कौन सा करेक्टर दिया गया है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक सेट हुई हुई होगी। द फील्ड वैल्यू इज 0 इफ द करेक्टर इज नॉट असाइंड टू एनी प्लेयर, यानी कि अगर वो अनयूज्ड करेक्टर है, फॉर एग्जांपल जो है बिल को अभी यूज नहीं किया गया या फारा को यूज नहीं किया गया, तो उसकी अभी प्लेयर वैल्यू सेट हुई होगी 0 के ऊपर। द प्रोग्रामर हैज डिफाइंड अ ग्लोबल एरे टू स्टोर द कैरेक्टर्स एज फॉलोज। उसकी उसे एरे भी डिफाइन करके यहाँ पे दे दी हुई है। उसने हमारे लिए जो बेसिकली जो आसान आसान पार्ट था ना वो इसमें खा लिया हुआ है उसने, क्योंकि उसने रिकॉर्डर टाइप भी डिक्लेयर कर दी हुई है और उसकी एरे भी डिक्लेयर कर दी हुई है। कहते हैं द स्टार्ट ऑफ द गेम ऑल रिकॉर्ड फील्ड्स आर इनिशियलाइज्ड एंड द प्लेयर फील्ड वैल्यू इज सेट टू 0। तमाम चीजों की इनिशियल वैल्यू दे दी गई है और प्लेयर फील्ड वैल्यू सबकी 0 सेट हुई हुई है, क्योंकि अभी ऑफ कोर्स वो किसी को भी नहीं मिले हुए। उसके बाद एक मॉड्यूल आपका डिजाइन किया गया है। अब आपके क्वेश्चन वाली बात होती है कि आपने क्वेश्चन में करना क्या होगा। असाइन,
called with two parameters, an integer representing a player. इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ प्लेयर का क्या मतलब है कि यहाँ पे कौन सा वाला प्लेयर, प्लेयर नंबर 1 2 3 4 5 6, ये मतलब है। अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर रोल, कैरेक्टर रोल का जो है कौन सा भी, एक डॉक्टर चाहिए आपको, बिल्डर चाहिए, टीचर चाहिए, कौन सा वाला रोल, वो वाली बात हो रही है। सर्च दी कैरेक्टर एरे, याद है कि यहाँ पे सर्च की बात लिखी हुई है, तो क्या मतलब है, लीनियर सर्च। कैरेक्टर एरे फॉर एनी अनअसाइंड कैरेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल, यानी कि अगर शायद ये टीचर होता, रोल यहाँ पे टीचर आया हुआ है, तो हमने यहाँ पे अनअसाइंड कैरेक्टर ढूंढना है। अनअसाइंड कैरेक्टर किस से पता चलेगा, जिसकी कैरेक्टर प्लेयर वैल्यू भी 0 होगी, वो अनअसाइंड है। विद द रोल टीचर, अगर वो मिल जाता है, असाइन द कैरेक्टर टू द गिवन प्लेयर, हमने वो असाइन कर देना है कैरेक्टर टू द गिवन प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर नंबर जो फॉर एग्जांपल 3 आया हो, प्लेयर नंबर 3 को दे देना है। एंड आउटपुट अ कंफर्मेशन मैसेज, फॉर एग्जांपल बिल द बिल्डर हैज बीन असाइंड टू प्लेयर 3। ये मैसेज किस तरह से लिखा जाता है, ये मैसेज भी मैं आपको आज लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है। इफ नो अनअसाइंड कैरेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल इज फाउंड, आउटपुट अ सूटेबल मैसेज। अगर उस तरह का आपको कोई कैरेक्टर नहीं मिला, तो उसके लिए सूटेबल मैसेज आउटपुट करें। कहते हैं राइट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल असाइन। मॉड्यूल असाइन का भी हमें यहाँ पे सूडो कोड लिखना है। तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, कहीं पर भी लफ्ज रिटर्न नहीं एग्जिस्ट कर रहा, जिस वजह से हमें पता चल रहा है कि प्रोसीजर है। तो इधर हम लिखेंगे प्रोसीजर असाइन। अब ये पैरामीटर्स में क्या ले रहा है, आपके पैरामीटर्स में ये ले रहा है आपके पास दो चीजें, एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ प्लेयर और उसका रोल। तो इधर हम पैरामीटर में दो चीजें ले लेंगे, दिस प्लेयर विच इज इंटीजर, और उसके बाद उसका दिस रोल विच इज अ स्ट्रिंग। प्रोसीजर है तो कोई वैल्यू से रिटर्न नहीं करनी। उसके बाद वेरिएबल्स क्या यूज होंगे, हमने यहाँ पर लिनियर सर्च करनी है, तो उसके लिए आप इधर एक वेरिएबल बना लोगे अपने पास इंडेक्स का, डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कंडीशन के तहत सर्च करना है। हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है यहाँ पर, हम पूरी अरे को नहीं सर्च कर सकते, हमने इसको कंडीशनली चेक करना है कि हमें वो करेक्टर मिल जाए जिसका रिक्वायर्ड रोल भी हो और उसकी प्लेयर वैल्यू 0 हो। तो इधर हमारा लूप लगेगा। हम पहले इंडेक्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, इधर बाय 1, इंडेक्स को इनिशियल 1 सेट कर दिया। उसके बाद लगाया जाएगा व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा कितने आपके प्लस प्लेयर थे, 45 थे मेरे ख्याल से, हाँ जी 45, लेस देन इक्वल टू 45। एंड इधर एक फ्लैग वेरिएबल बना लेते हैं अपने पास, फ्लैग आपके पास सेट हो जाता है यहाँ पर फॉल्स पर। ये मैं फ्लैग को ऊपर डिक्लेयर भी कर लेंगे बाद में। इधर हम फ्लैग को इनिशियली सेट कर देते हैं फॉल्स पे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्चिंग करेंगे। सर्च की कंडीशन क्या थी कि उसकी प्लेयर वैल्यू 0 हो, उसकी प्लेयर वैल्यू 0 हो, और दूसरी कंडीशन थी कि उसका रोल उस रोल से मैच करता हो जो पैरामीटर में पास हुआ है। इफ एरे का नाम था करेक्टर, इफ करेक्टर इंडेक्स डॉट प्लेयर इज इक्वल टू 0, ये वो किसी प्लेयर को साइन नहीं हुई, एंड करेक्टर इंडेक्स डॉट उसका रोल किसकी इक्वल हो, जो पैरामीटर पास हुआ है दिस रोल के। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, दिस रोल कौन सा रोल है, जो पैरामीटर यूजर कितने पास किया हुआ है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसकी प्लेयर वैल्यू असाइन कर देनी है दिस प्लेयर वैल्यू जो कि पैरामीटर पास हुई हुई है। करेक्टर इंडेक्स डॉट प्लेयर, इसको असाइन कर दिया दिस प्लेयर, वो आपकी वैल्यू असाइन हो गई। और आप फ्लैग को कर दोगे यहाँ पे ट्रू। ये काम हो गया, तो आगे सर्च करने की मजीद कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे एंड इफ, और आपका आ जाएगा, सॉरी एंड इफ नहीं, अपने उसको
इंक्रीमेंट भी तो करना होगा इंडेक्स को, एल्स क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा बाय 1, इंडेक्स +1, अब यहाँ पे एंड इफ होने के बाद आप यहाँ पे एंड वाइल करोगे, और यहाँ पर वो बात आती है जो आउटपुट स्टेटमेंट लिखने की थी। आउटपुट स्टेटमेंट आपने यहाँ पे किस तरह से लिखनी है कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, देन आपने आउटपुट कैसे करना होता है। अब आउटपुट करने का तरीका बड़े गौर से आपने देखना है। यहाँ पे लिखा जाएगा आउटपुट, अब इसका ऊपर आके फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में क्या दे रहे हो, पहले फॉर्मेट में सबसे पहली चीज है उसका नेम, नेम ऑफ करेक्टर, द के बाद उसका रोल है, हैज बीन असाइन टू प्लेयर, फिर प्लेयर का नेम, वो जो दिस प्लेयर वैल्यू पास हुई थी वो है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है आउटपुट करेक्टर इंडेक्स डॉट नेम, ये आपका यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, कॉमा द, कॉमा जो आपका पैरामीटर में रोल पास हुआ था दिस रोल, कॉमा हैज बीन असाइंड टू प्लेयर, या फिर आपकी स्टेटमेंट आ गई कॉमा प्लेयर, दिस प्लेयर जो पैरामीटर में आया था। ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाती है। ये याद है वेरिएबल्स हैं जिस वजह से उसके ऊपर स्पीच मार्क्स नहीं आए हुए, जिनके ऊपर वेरिएबल होते हैं उनमें स्पीच मार्क नहीं आता, स्पीच मार्क उधर लिखा जाता है जो आपने टेक्स्ट खुद से ऐड किया होता है। और उसके अंदर केस में कि अगर फ्लैग फॉल्स है और आपको प्लेयर नहीं मिला तो उसके ऊपर आपने सुटेबल मैसेज करना था कि एल्स आउटपुट नो कैरेक्टर विच द required role is found। ये हो जाएगा यहाँ पर एंड इफ, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एंड प्रोसीजर। ये मैं सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि वन ऑफ लाइक मुश्किल तरीन सवाल का भी रिकॉर्डेड टाइप्स के बारे में अगर आपको आ जाएगा तो वो इतना हो सकता है, इससे आपको कोई एक्सट्रीम ज़्यादा कोई चीज़ नहीं आने वाली है। इसकी ये मार्किंग स्कीम है जो कि सॉर्ट ऑफ एक ही टाइप का आप सवाल यहाँ पे कह सकते हैं, कोई बहुत वेरिएशन ऑफ सवाल तो इसमें नहीं आती। किसी का कोई सवाल इसके ऊपर तो वो मुझसे पूछ ले। जी मोहम्मद। सर ये आउटपुट वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं जी प्लीज? जी जी, ये किस तरह से काम कर रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर हाँ उसने हमें कहा था कि इसका फॉर्मेट देखो, जो फॉर्मेट ऑफ आउटपुट उसने बताया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ आउटपुट में हमें नजर आ रहा है कि उसने लिखा हुआ है, एक सेकंड में इसको अगर रेज कर लूँ, उसने कहा हुआ है सबसे पहली चीज लिखी हुई बिल, उसने एक एग्जांपल के तौर पे बिल, बिल क्या था, बिल करेक्टर का नेम था, तो करेक्टर नेम हमने कहाँ से उठाना होगा, बेसिकली अपनी अरे से उठाना पड़ेगा। उसके बाद ये द जो है ये तो खुद ऐड किया गया एज अ वर्ड। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पे बिल्डर, बिल्डर कौन सा रोल था जो ये पास किया गया था यहाँ पे करेक्टर रोल के अंदर, ये वो रोल है। उसके बाद हैज बीन असाइंड टू प्लेयर, ये भी कुछ स्टेटमेंट ऐड की गई है। और उसके बाद ये प्लेयर नंबर लिखा हुआ है, ये प्लेयर नंबर कौन सा है, ये वाला प्लेयर नंबर जो कि यहाँ पे पैरामीटर में पास था, तो ये वाला भी आप ये पैरामीटर के तौर पे लोगे। मैंने यहाँ पे ये बात की थी कि जब आप वेरिएबल लिखते हो तो उसको स्पीच मार्क्स में नहीं लाते हैं, वरना वो उसी तरह से एज इट इज प्रिंट हो जाता है। वेरिएबल लफ्ज स्पीच मार्क में नहीं होता। ये है करेक्टर इंडेक्स डॉट नेम, तो इधर क्या आंसर आ जाएगा, बिल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा बिल। उसके बाद यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाला कॉमा के बाद द, उसके बाद कॉमा के बाद लिखा दिस रोल, ये दिस रोल वो वेरिएबल है जो कि यहाँ पर रोल मांगा गया था, बिल दी जिसमें बिल्डर, ये बिल, ये द उसी स्ट्रिंग वाला ऐसा जो कि हमने खुद बिल्डर हैज बीन असाइंड टू प्लेयर, अगेन ये स्ट्रिंग बात है, दिस प्लेयर जो पैरामीटर में पास होता है फॉर एग्जांपल 3, तो बिल द बिल्डर हैज बीन असाइंड टू प्लेयर 3, ये प्रिंट हो जाएगा आपका। ये वेरिएबल है, अगर वो कोई और नेम होता, कोई और रोल होता, कोई और प्लेयर वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 जो है फारा को एज अ टीचर मांगता, तो यहाँ पे आ जाता कि फारा द टीचर हैज बीन असाइंड टू प्लेयर 1,
तो वो चीज़ आउटपुट हो जाती है इस तरह से। ठीक है, जी मोहम्मद, समझ आया? जी सर, आ गया समझ। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टेक्स्ट फाइल्स के अंदर सवाल है कि टेक्स्ट फाइल जब हम कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये सवाल अटेम्प्ट कर सकोगे। उसके बाद जो है ये भी आगे से टेक्स्ट फाइल्स के बारे में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, क्योंकि उसी पेपर के एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएंट है, ये जो सवाल मैंने निकाला हुआ है ये इट इज़ फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 22। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये वाला जो सवाल आया हुआ है दिस इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 23। तो उसके बाद आएगा सी मई जून में सवाल, हाँ नहीं, मई जून में सवाल नहीं आया हुआ, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में ये आप लोगों की सीरीज जब आ रही है उसके अंदर सवाल आ जाए। बात अगेन जो है इनिशियली सारी की सारी वही की गई है, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन वही उसने लिखी हुई है। सवाल ये कि अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंट काम आ गया है। डिफरेंट काम में मॉड्यूल डिफरेंट है। वो कह रहा है कि द प्रोग्रामर हैज डिफाइंड द मॉड्यूल एज शोन। मॉड्यूल क्या है? काउंट, कॉल्ड विद टू पैरामीटर्स, एक प्लेयर representing a player number, a string representing a character role, searches for the character array for characters with a given role that are assigned to the given player। इधर डिफरेंट काम है। हमने पहले देखना था वहां पर कि जीरो जिसकी वैल्यू थी, इधर किसकी वैल्यू चेक की जाएगी? जो पैरामीटर में रोल पास किया गया इधर। फॉर एग्जाम्पल ये 3 थी और यहाँ पे रोल था आपके पास टीचर। काउंट द नंबर ऑफ असाइंड कैरेक्टर्स एंड सम देयर टोटल स्किल लेवल। यानी कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि प्लेयर नंबर 3 को कितने टीचर दिए गए हैं, प्लेयर नंबर 3 के पास कितने टीचर वाले कैरेक्टर के साथ वाले प्लेयर्स हैं, और उसके हमने क्या काउंट करने हैं? टोटल द स्किल लेवल। आउटपुट द रिजल्ट ऑफ द सर्च इफ कैरेक्टर ऑफ द गिवन रोल आर फाउंड। फिर आपने ये आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी है उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाई थी। तो इसको अब देखते हैं कैसे करेंगे। इसका उन्होंने हेडर यहाँ पे हमें दे दिया हुआ है। हेडर आने के बाद हमने यहाँ पर इसके बारे में सर्चिंग करनी है। याद है कि दोबारा से एक लिनियर सर्च एल्गोरिथम है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर इंडेक्स। और एक हमने टोटल भी मेंटेन करना है क्योंकि उससे कहा था कि एक टोटल दें, और उससे कहा था कि काउंट करने के उसके पास कितने टीचर हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल नम का डिक्लेयर कर लेते हैं। ये तीनों आपके पास क्या होंगे? ये तीनों इंटीजर होंगे। तीनों इंटीजर डिक्लेयर होने के बाद हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। अब इधर क्योंकि कंडीशन नहीं है, हमने मल्टीपल वैल्यू सर्च करनी है, तो उसकी वजह से अब हमें यहाँ पे कंडीशनल लूप लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपना इनिशियली नम को सेट कर देंगे 0 पर, ऑफ कोर्स क्योंकि अभी तक हमने कोई भी टीचर नहीं देखा। उसी तरह से हम उसका टोटल भी, क्योंकि अभी तक किसी के स्किल का सामने नहीं हुआ, तो टोटल वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब इधर फॉर लूप लगाया जाएगा, फॉर इंडेक्स 1 to 45, जो कि 45 तक ये रही थी। इधर देखा जाएगा कि इफ करेक्टर इंडेक्स डॉट प्लेयर इज इक्वल टू, जो यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास किया हुआ है? दिस प्लेयर। एंड दूसरी कंडीशन आपको चेक करनी है कि इसका रोल भी सेम हो। एंड करेक्टर इंडेक्स डॉट, सॉरी, डॉट रोल इज इक्वल टू दिस रोल, कि उनका रोल और प्लेयर नंबर सेम है। देन आपने क्या करना है? आपने बेसिकली अपने यहाँ पर उनकी स्किल लेवल का सम करना है और काउंट करने कितने हैं। तो नम को हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, कि उस तरह का हमें एक टीचर मिल गया, या एक बिल्डर जो भी था वो मिल गया। और यहाँ पर हम यहाँ पर उसके अलावा टोटल मेंटेन करेंगे, टोटल टोटल प्लस करेक्टर इंडेक्स डॉट स्किल लेवल। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एंड इफ, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स। वंस आपने इसकी इंडेक्स सारे वो काउंट कर लिए कि कितने टीचर आपके पास थे टोटल और नम वैल्यूज आ गई, तो उसके पास इसका आउटपुट लिखने का आता है।
यहाँ पे देखें इससे क्या है, प्लेयर 3, ये प्लेयर 3 पैरामीटर में पास हुआ हुआ है। हैज, ये कौन सी वैल्यू है, ये नम वाला वेरिएबल है। नम करेक्टर्स विद द रोल ऑफ, जो आपका रोल पैरामीटर में पास हुआ था, दिस रोल, ये वैल्यू कौन सी है, ये दिस प्लेयर वैल्यू है। एंड टोटल स्केल लेवल इज, जो स्केल लेवल आपने टोटल में काउंट किया है, तो उसका अपने आउटपुट इस तरह से लिखना होगा कि इफ टोटल, टोटल की बजाय ये कि नाम आप देखेंगे कि उस तरह से आपको करेक्टर उसके पास आया भी है या नहीं। तो इफ नम इज ग्रेटर देन 0, देन आप आउटपुट करोगे आउटपुट प्लेयर, दिस प्लेयर, कॉमा हैज num characters with the role of, comma this role, comma, and the total skill level is total। और इसके साथ ये आपकी इसकी आउटपुट स्टेटमेंट आ गई। वरना इधर आपके पास एल्स पार्ट में आ जाएगा कि सिंपली आप यहाँ पर वो स्टेटमेंट आउटपुट कर दोगे कि नो करेक्टर विद द डिजायर्ड रोल हैज बीन फाउंड, नो करेक्टर फाउंड, आप आउटपुट कर दोगे, ये हो जाएगा यहाँ पर एंड इफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। इस सवाल के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन? जी अहमद। सर वैसे पेपर में सर कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड होगा इस टॉपिक में से? देखो जिस तरह से अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है आपका 7 मार्क्स का, और इसके साथ जो एसोसिएटेड पार्ट नंबर 2 है विच इज ऑफ टेक्स्ट फाइल, वो 7 और 2 9 मार्क्स का आपको यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स का बीच में आगे से उसने दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है कि कहते हैं, खुद से जैसा कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ समझ लो 7 या 8 मार्क्स का है, लेकिन जब आप इसको किसी क्वेश्चन के साथ लिंक कर दोगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि तकरीबन 15-16 मार्क्स का उस पे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको रिकॉर्डेड टाइप्स नहीं आती होंगी तो आप बी पार्ट भी नहीं कर पाओगे। अभी जो हम टेक्स्ट फाइल का कवर करेंगे उसके बाद आप कर सकोगे वो पार्ट, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता होगा तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है उसको समझने का। तो समझ लो कि 15 नंबर का कॉन्सेप्ट है ये, अगर आ गया पेपर में। ओके सर। और किसी का कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा, अब इसका भी क्योंकि बी पार्ट टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर जो है, आप लोग ऐसा करो कि 2 मिनट ब्रेक कर लो, उसके बाद जाके कहते हैं हम उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं अपना टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट।
अच्छा, तो आई होप सारे वापस आ चुके होंगे। ठीक है। तो अब जो टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं वो है आपका टेक्स्ट फाइल का। टेक्स्ट फाइल रिकॉर्डर टाइप का बंद कर देते हैं। अच्छा, टेक्स्ट फाइल्स के अंदर जो है कुछ इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि टेक्स्ट फाइल्स होती कैसी हैं, क्या चीज़ है कि हमने यहाँ पर एक स्टोरेज मीडियम की डिस्कशन की थी पहले, विच आर एरेज, कि एरेज के अंदर जो है आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन एरेज के साथ जो है ना एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताई थी थ्योरी पढ़ते हुए, कि जैसे ही प्रोग्राम कोड रीस्टार्ट करता है या आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद होकर दोबारा ऑन होता है, तो जो पिछला डेटा ऑफ द एरे होता है वो रिमूव हो जाता है। अब ये चीज़ जो है आप चाहते नहीं हो कि ये आपके इंपॉर्टेंट डेटा के साथ हो, जो आपका डेटा इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट स्टोर करना चाह रहे हो, स्ट्रिंग्स हो, इंटीजर वगैरह हो, और आप उनको पक्का पक्का रखना चाह रहे हो, तो वो फिर एरे आपके लिए काम नहीं करेगी। फिर हमारे लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है चीज़, विच आर टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल जो है ये डेटा को स्टोर कर सकती हैं विदाउट ये कि इसका डेटा बंद किए बगैर, सॉरी बंद करने के बावजूद भी रहे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो अपने पास टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल के स्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी कि लाइन लेंथ जो होती है ना वो इन्फिनिट होती है टेक्स्ट फाइल की। पहली बात कि लाइन लेंथ का मतलब ये कि जिस तरह से अगर आप एक टेक्स्ट फाइल में डेटा लिख रहे हो तो उसकी लेंथ जितने मर्जी करेक्टर्स, उसमें 1000 2000 करेक्टर्स 3000 करेक्टर्स लिख दो उस लाइन के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तब तक एक ही लाइन के ऊपर करेक्टर लिखता रह जाएगा तब तक कि आपके कंप्यूटर की स्टोरेज ही खत्म ना हो जाए, जो कि बहुत लंबी लाइन होगी। लेकिन उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो कभी इतने लाइन के बाद उसको अगली लाइन पे ले आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप मैनुअली अगली लाइन के ऊपर जा सकते हो, वरना खुद से जितनी मर्जी लंबी लाइन लिखना चाहो आप टेक्स्ट फाइल के ऊपर लिख सकते हो। जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस इज इनफिनिट। मैं इस पे चाहूँ जितनी मर्जी लाइंस लिखता जाऊं, जब तक कि मेरी कंप्यूटर की स्टोरेज फुल नहीं हो जाती, मैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर लाइंस लिखना चला जाऊं। मुझे कंप्यूटर नहीं रोकेगा इस बात से कि आप इतनी ज्यादा लाइंस लिखती हैं, जब तक उसकी स्टोरेज नहीं फुल हो जाती। तो नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन दोनों इनफिनिट होते हैं टेक्स्ट फाइल के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ऑल द डेटा इज स्टोर्ड एंड रेड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। डेटा जो भी टेक्स्ट फाइल में जा रहा हो, चाहे वो इंटीजर हो, डेट हो, कुछ भी हो, उसको जब आपने लिखना होता है टेक्स्ट फाइल के ऊपर, और लिखने के बाद जब आपने इसे रीड करना होता है या आउटपुट करना होता है, उन सब केसेस के अंदर आपके पास जो डेटा की फॉर्मेट होती है वो स्ट्रिंग ही रहती है। स्ट्रिंग के अलावा कोई भी डेटा, चाहे वो डेट हो, कुछ भी हो, उसको स्ट्रिंग के सूरत में ही टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर किया जा सकता है। जिस वजह से आपने देखा होगा वो कन्वर्जन के मेथड्स थे न, वो इंटीजर में कन्वर्जन के लिए थे आपके पास नंबर टू स्ट्रिंग एंड एसटीआर टू नम, वो आपके पास फॉर्मेट थे ताकि कि आप उनको कन्वर्ट कर सको उसमें। वो कन्वर्जन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इस पे डेटा सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। फिर एक और चीज पे आती है कि लाइन पॉइंटर रीचेस टू द फर्स्ट लाइन एवरी टाइम द फाइल इज ओपन्ड एंड दिस पॉइंटर कैन नॉट बी मैनुअली चेंज्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फाइल को रीड कर रहे हो तो इसके ऊपर एक पॉइंटर चल रहा होता है, ये लाइन नंबर 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर आप अगली लाइन रीड करते हो, लाइन नंबर 2 की तरफ चला जाता है, फिर ये लाइन नंबर 3 की तरफ, फिर 4 की तरफ, फिर 5 की तरफ। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 5 क्लोज कर दी, फाइल क्लोज करके जब आप दोबारा ओपन करोगे ना, ये वापस 1 की तरफ चला जाएगा, ये वापस 1 की तरफ चला जाएगा। एंड आप इसको मैनुअली नहीं कंट्रोल कर सकते कि ऑटोमेटिकली 5 की तरफ चला जाए, ये हमेशा इंक्रीमेंट बाय 1 ही होता है। जब भी आप लाइन रीड करो इट विल बी ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1, कभी ये डिक्रीमेंट नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये हमेशा जो है कहते हैं आपके इंक्रीमेंट बाय 1 होता चला जाएगा जब तक कि आपकी फाइल का एंड नहीं आ जाता। अच्छा, एंड ऑफ फाइल क्या होगा फिर? आपने कहा, अभी मैंने कहा था कि फाइल का एंड कुछ नहीं होता। फाइल का एंड क्या चीज डिफाइन कर रही होती है? जब उसमें डेटा लिख रहे हो ना तो उसका कोई एंड नहीं है, तो लिखते चले जाओ। लेकिन जब आप डेटा रीड कर रहे होते हो ना तो बेसिकली द लास्ट लाइन इज द एंड ऑफ फाइल। जो आपने आखिरी लाइन लिखी थी वो उस फाइल का एंड है, इससे आगे फिर फाइल को एग्जिस्ट नहीं करती होगी रीड के लिए। राइटिंग के लिए जिसे मर्जी लिखो, लेकिन जब आप उसे रीड कर रहे हो तो अब वो उसकी अपनी आखिरी लाइन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी ताकि कोई ब्लैंक लाइन ना रीड करना शुरू कर दे। तो उसकी जो लास्ट लाइन होती है वो उस केस में उसकी एंड कंसिडर किया जाता है उसे। यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि डेटा रीड करने के लिए फाइल पर से डेटा रीड करने के लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं अपने पास एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप का माई एस टी आर।
रीड करने के लिए हम लिखेंगे ओपन फाइल दिस फाइल डॉट txt। अच्छा ये क्या चीज लिखी हुई है, ये बेसिकली आपका फाइल नेम है। फाइल नेम भी खुद से एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, उसको स्ट्रिंग में लिखते हैं दिस फाइल डॉट txt अगर नेम का हिस्सा है तो लिखना होता है, वरना नहीं लिखना होता। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ कि डॉट txt आपने लिखना है फिर नहीं लिखेंगे आप। फॉर रीड, रीड क्या है, जिसका रीड मोड है। दिस विल रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, ये जो कोड है मैं बताने को ये करेगा। हम उसके बाद लिखते हैं रीड फाइल दिस फाइल डॉट txt माई str क्लोज फाइल दिस फाइल डॉट txt। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जब हमने लिखा ओपन फाइल दिस फाइल डॉट txt फॉर रीड, तो जो दिस फाइल डॉट txt थी वो रीड मोड में खुल गई, वो ओपन हुई है इन रीड मोड में। एंड उसका लाइन पॉइंटर किधर पहुंचा, मैंने आपको बताया जब भी फाइल ओपन होती है किधर पहुंचता है, टुवर्ड्स द फर्स्ट लाइन पॉइंट करना शुरू हो गया वो। मैंने लिखा रीड फाइल दिस फाइल डॉट txt माई str, वो क्या करेगा कि इसके ऊपर जो भी डाटा लिखा था, फॉर एग्जांपल हेलो लिखा हुआ था इसके ऊपर, तो ये हेलो जाकर स्टोर हो जाएगा माई str में। अब माई str वेरिएबल लव्स हेलो को स्टोर कर लेगा। एंड क्लोज फाइल डॉट txt। अब क्या होगा कि जब भी आप देखेंगे तो उसके बाद आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर चेंजेस नहीं किए जा सकते। जी